हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदेश गुरुकुल पे। इससे पहले आपको मैंने कई सारी वीडियोज़ जो दी है ग्राफिक कला के ऊपर, वो भी आप लोग देखिएगा क्योंकि क्रम आपका बना रहे वहाँ पे। और आगे की वीडियोज़ भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँगा क्योंकि 5 तारीख को नेट का पेपर है, तो वहाँ पे ये आपको काफ़ी अच्छा कार्य वहाँ पे करेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ग्राफिक का पार्ट। और उससे पहले आपको सभी को बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का नया विज्ञापन आ चुका है। ठीक है, काफ़ी संख्या में आपकी वहाँ पे सीटें हैं, तो उसके लिए भी तैयारी करते रहिएगा सभी लोग। और टीजीटी में फ़िलहाल तो अभी इंटरव्यू नहीं है, तो आपका उस बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो सारा वहाँ पे जो कार्य रहेगा वो रिटन का ही रहेगा। तो रिटन अपना मजबूत करिए सभी लोग। फिर आगे देखते हैं, जैसे इससे पहले आपको ग्राफिक कला में जो वीडियोज़ दी गई थी, तो ग्राफिक कला में सबसे पहले आपको इतिहास का पार्ट दिया गया है, उसके बाद आपका रिलीफ प्रोसेस, जो प्रोसेस कई सारे रहे हैं, फिर रिलीफ प्रोसेस में आपका वुडकट और लिनो कट दिया गया। तो उसके पश्चात आपका अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा इंटेग्लियो। तो देखिएगा इंटेग्लियो के अंतर्गत क्या चीज़ें प्रमुख रहती हैं। तो नेक्स्ट आपका पार्ट है इंटेग्लियो, इंटेग्लियो प्रोसेस। ठीक है, तो इंटेग्लियो प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। तो इंटेग्लियो को कहते क्या है, तो उसी को कहते हैं अंतः सतह प्रणाली। अंतः सतह प्रणाली या अंतः सतह उत्कीर्णन प्रणाली कहा जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि इंटेग्लियो होता क्या है। ठीक है, तो इंटेग्लियो छापा का भारत में प्रारंभ किसने किया गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो उसको लिख लीजिएगा कि भारत में इंटेग्लियो का प्रारंभ बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है नेट के पेपर में, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में ये नेट और टीजीटी पीजीटी कई सारे पेपर्स में पूछा जा सकता है कि भारत में इंटेग्लियो छापा का प्रारंभ किसने किया। तो बार्थोलोम्यू जो डियाज रहे हैं उन्होंने किया था। तो देखिएगा इसके बाद इंटेग्लियो होता क्या है। और जैसे आपको आपने क्या पढ़ा था कि रिलीफ में जैसे कोई भी चित्र होता था, जो अक्षर आपको जिस अक्षर के हिसाब से आपको बताया गया था, लास्ट तक आपको उसी अक्षर के हिसाब से बताया जाएगा ताकि आपको बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे यहाँ पे जो प्लेट थी, पहले आप क्या करते थे रिलीफ में, आप क्या करते थे वहाँ पे, तो जैसे जो चित्र होता था, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्लेट होता है, यहाँ पर अधिकतर जो प्लेट होगी कैसी होगी, वो धातु की प्लेट होगी। प्लेट किसकी होगी, तो धातु की प्लेट होगी। और धातु कौन सी होगी, तो धातु में आपकी तांबा भी हो सकती है, आपकी जस्ता भी हो सकती है और आपकी टिन भी हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है, उस पर आप इंटेग्लियो विधा में कार्य कर सकते हैं। तो इंटेग्लियो का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिएगा एक बार कि इंटेग्लियो की जैसे हमने बात की, तो पहले इसके पहले हम रिलीफ पढ़ रहे तो क्या होता था, जो चित्र छपना होता था, मतलब जो चित्र आपको छापना होता था, यानी कि जो चित्र छपना है पेपर पे, वो छोड़ देते थे, बाकी का पार्ट काट कर निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेग्लियो प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि अंतः सतह प्रणाली, मतलब अंदर की सतह से छापा प्राप्त करना। तो जिस सतह से, यानी कि जो चित्र आपको छापना होता है, वही आप नुकीले औजारों की सहायता से या अम्ल की सहायता से, किसी भी सहायता से उनको काट कर निकाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें ये अगर उत्कीर्णन में लेना है, आपका इंटेग्लियो प्रोसेस में लेना है, तो जो बी अक्षर जो हमारा उत्कीर्ण किया गया है या जो बनाया गया था, हमने इसी को अंदर की सतह से पूरा काट लिया। और ऐसा नहीं कि काट दिया तो पूरी प्लेट से उधर काट दी, प्लेट का इधर से उधर पार्ट काट दिया, ऐसा नहीं काटना है। जो प्लेट है उससे कम ही काटना है, बस उतना है कि उसमें इंक भर जाए और वो छप जाए, बस उतना ही काटना है। तो जैसे हमारा ये प्लेट था और हमने यहाँ पे बी अक्षर को स्केच किया, बी अक्षर को हमने कट कर लिया, तो बाद में क्या होगा, जब हम इंक लगाएंगे तो पूरी रोलर की सहायता से इंक लगाएंगे तो यहाँ पे भी इंक लग जाएगी और ये यहाँ भर जाएगी इंक। तो ऊपर की इंक को साफ कर देते हैं, अंदर की इंक से हम छापा ले लेते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हमने अंदर की सतह से छापा लिया है, तभी ये आपका अंतः सतह प्रणाली रहेगा। ठीक है, तो अंतः सतह प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो ये तो आपको सेकंड वीडियो जो दिया गया था उसके अंतर्गत बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसी के प्रोसेस की बात करेंगे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको 2 प्रकार के प्रोसेस बताए थे। एक आपको बताया था रेखा उत्कीर्णन और एक आपको बताया था अम्लांकन। ठीक है, तो रेखा उत्कीर्णन का पार्ट आज हम लेके चलेंगे। तो रेखा उत्कीर्णन देखिएगा क्या होता है। तो जैसे कोई धातु की प्लेट है, प्लेट तो दोनों में धातु की होगी, और उसको हम चित्र स्केच कैसे करेंगे, स्केच भी आपको उसी तरीके से होना है, अंतर सिर्फ आपका चित्र उकेरने में है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम हस्तचालित उपकरणों से हाथ से ताकत लगा करके प्लेट को डायरेक्ट खोद लेते हैं। तो जैसे अगर कोई रेखा है हमारी, तो अगर हम हाथ से इसको, प्लेट ये हमारी थी, उस पर हमें कैसे खोदा, तो जैसे हमारा कोई नुकीला औजार है, यहाँ पे हमने इससे खोदा, तो इसकी रेखा कैसी हो जाएगी, एक साइड से उठ जाएगी और ये इतना कट जाएगा, एक साइड से मतलब ये उठ जाएगी,
जो आपकी बर उठ जाती है, अभी आपको बताया जाएगा आगे। लेकिन अगर यही हम अम्ल की सहायता से काटते हैं तो रेखा कैसी कटेगी, ये बहुत आसानी से आपकी बिल्कुल कोमल तरीके से कटेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नुकीला पार्ट रहता है क्योंकि हम उसको डायरेक्ट हाथ से, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपने उत्कीर्ण किया है और ये आपने अम्लांकन किया है, तो इतना ही अंतर आता है दोनों में। तो अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग पार्ट रहते हैं। तो रेखा उत्कीर्ण का मतलब ये होता है कि किसी हस्तचालित उपकरणों से, हस्तचालित उपकरण मानी कि हाथ द्वारा चलाए जाने उपकरण, जैसे आपका तक्षणी भी आता है, उसी में ब्यूरिन भी आता है, अन्य कई सारे स्क्रैपर वगैरह जो टूल्स आते हैं काफी उसी के अंतर्गत आते हैं सारे, तो उसको उत्कीर्णन के टूल्स बोला जाता है। इसीलिए उत्कीर्ण का मतलब होता है हस्तचालित उपकरणों से प्लेट को खोदना। ठीक है, तो वो आपका हस्तचालित उपकरण आएगा। फिर इसके अंतर्गत जैसे आपके कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो आपको बताया गया था सबसे पहले प्लेट इनग्रेविंग, प्लेट इनग्रेविंग बताया गया था उत्कीर्ण के अंतर्गत। फिर आपका ड्राई पॉइंट बताया गया था और ड्राई पॉइंट के बाद में आपका मेजोटिंट बताया गया था। 3 प्रोसेस बताए गए थे इसमें, मेजोटिंट। ठीक है, और उसके पश्चात आपका जैसे अम्लांकन के अंतर्गत रेखा अम्लांकन है, विस्कोसिटी है, एक्वाटिंट है, सुगर ग्राउंड एक्वाटिंट है, वो सारे आएंगे तो आपको नेक्स्ट में मिलेंगे। तो इससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा प्लेट इनग्रेविंग का सबसे पहले हम बताएंगे तो क्या चीजें उसमें महत्वपूर्ण रहेंगी। और समझ लीजिएगा कि इंटेग्लियो के अंतर्गत आपके अधिकतर प्रोसेस, जो सारे प्रोसेस हैं वो धातु प्लेटों पे ही किए जाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जैसे आपका इंटेग्लियो जो चल रहा था, तो इंटेग्लियो में हमने बताया कि वहाँ पे 2 प्रकार रहते हैं आपका, रेखा उत्कीर्ण और अम्लांकन। तो रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत जो आपके प्रोसेस आते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस आपका आता है प्लेट इनग्रेविंग। तो देखिएगा इसके अंतर्गत कैसे किया जाता है या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण रहती हैं। तो सबसे पहले प्लेट इनग्रेविंग का पहले भी हमने वीडियो में समय दिया हुआ है 1430, क्योंकि नेट के पेपर में जो क्रम आता है वो हमेशा समय के हिसाब से ही लगेगा, इसलिए समय को ध्यान रखिए। तो जैसे हमें प्लेट इनग्रेविंग में काम करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता है कि धातु की प्लेट होनी चाहिए। तो धातु की प्लेटों में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कौन कौन सी प्लेट होती है, तो धातु की प्लेट होनी चाहिए। तो कौन कौन सी है, तो जैसे इसके अंतर्गत हमने तांबा ले लिया, तांबा या ताम्र जो भी आए, जिंक हो गया या टिन हो गया, किसी भी चीज की हम या किसी भी धातु की प्लेट ले सकते हैं। तो प्लेट हो गई, उसके बाद क्या चीजें आएगी, तो धातु की प्लेट अब हो गई। अब धातु की प्लेट को हम उत्कीर्ण कैसे करेंगे, तो उपकरण भी आएंगे। तो अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग उपकरण आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि धातु की प्लेट जो होती है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो 1/16 गेज या 1/18 गेज, ठीक है, या 16 या 18 गेज कह सकते हैं, इतनी मोटी प्लेट होनी चाहिए आपकी, उसी पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है या कौन कौन से टूल्स के उपयोग किए जाते हैं आपके प्लेट इनग्रेविंग के अंतर्गत, उसको समझ लीजिए। और इनग्रेविंग का मतलब होता है उत्कीर्णन। तो जैसे हमारी ये प्लेट थी, उसको बस डीपली समझिएगा सारी चीज़ें और प्रोसेस में समझिएगा, तो आपको वहाँ पे आसानी रहेगी पेपर में जो चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण आती हैं या कैसे किया जाता है। जैसे हमारा ये प्लेट था, तो प्लेट में अभी डायरेक्ट आप इस पे कोई चीज़ स्केच करके कार्य नहीं करेंगे, जो प्रोसेस में वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेट इनग्रेविंग में हम जब काम करते हैं तो प्लेट इनग्रेविंग को क्या करते हैं, सबसे पहले हम गर्म करते हैं। प्लेट को एक हीटर पे गर्म किया जाता है और प्लेट को गर्म करने के पश्चात में क्या करते हैं, जब प्लेट गर्म होती है तो वहाँ पे मोम और प्लस डामर यानी कि एस्फाल्टम जो होता है या बिटुमन, उसका गोला बना एक रगड़ते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जब वो गोला रगड़ते हैं तो ऐसा भी नहीं है प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। जब प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, जो आपने ग्राउंड रगड़ा वहाँ पे, तो वो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, क्योंकि वो जो फूलने लगता है, तो फूलना नहीं चाहिए, वो प्लेट आपकी खराब हो जाएगी, आपको फिर से साफ करके फिर वही काम करना पड़ेगा। इसलिए प्लेट हल्की गर्म होनी चाहिए। जब ग्राउंड का गोला बना आप वहाँ पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, ग्राउंड बराबर लग जाता है उस पर। जब ग्राउंड बराबर लग जाएगा तो उसके पहले, क्योंकि आपने स्केच जो अपना तैयार किया है, जो आपने ट्रेसिंग पेपर पे अपना स्केच तैयार किया हुआ है, उसको आप उल्टा रख देंगे उसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। और उल्टा रखने से पहले भी एक काम होता है कि उसको मोमबत्तियों से, जो मोमबत्ती होती हैं उसको जलते मोमबत्तियों से उसका धुआं लगाया जाता है इस प्लेट के ऊपर। तो अभी प्रोसेस में एक एक चीज़ आपको डिटेल बताई जाएगी, उसको ध्यान से देखिएगा। और पूरा हम आपको चित्र के हिसाब से ही आज सारी चीज़ें बताएंगे, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा कि क्या प्रोसेस है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ अभी आपको तुरंत का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे आपका प्रोसेस बताया गया था कि ताम्र उत्कीर्ण या रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत कैसे किया जाता है प्लेट पर, तो देखिएगा उसका थोड़ा सा प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले जो आपकी प्लेट होती है, धातु की जो प्लेट होती है, उसको आप हीटर पर गर्म करेंगे। तो इसीलिए हमने आपके चित्र बना लिए हैं कि अगर चित्र हम सामने बनाते हैं आपके तो समय ज़्यादा लगता है वीडियोज में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले आपने हीटर पर प्लेट को गर्म किया। और जब आप प्लेट पे गर्म करते हैं, प्लेट को गर्म करते हैं, तो वहीं पे आपको एक ग्राउंड का गोला रगड़ना होता है उसके ऊपर। जब आपका ग्राउंड का गोला रगड़ेगा तो क्योंकि ग्राउंड में मोम प्लस डामर जो होता है मिला रहता है, तो जब आप इस पे गर्म प्लेट पे रगड़ेंगे तो ये बराबर बिल्कुल 1 सप्ताह से लेयर लग जाएगी, पूरी पूरी लेयर पिघल कर लग जाएगी इसमें। तो जब ग्राउंड लग जाता है
जब ग्राउंड सूख जाए, पहला प्रोसेस तो ये है कि ग्राउंड प्लेट को गर्म करना, और प्लेट को गर्म करने के पश्चात में उस पर जब गर्म रहे वो, उसी समय उस पर ग्राउंड का बना गोला यानी कि मोम प्लस डामर का बना गोला उसके ऊपर रगड़ते हैं। जब गोला रगड़ देते हैं तो उसके पश्चात क्या करते हैं, जब प्लेट ये आपकी हार्ड हो जाता है वहाँ पे जो ग्राउंड लगता है, तो उसके पश्चात में ग्राउंड को जो आपका प्लेट है उस प्लेट को उल्टा करके और इस शिकंजे में कस करके इस तरीके से प्लेट को कस लेते हैं। ये शिकंजा है, अगर इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो ग्राउंड खराब हो जाएगा, लेकिन अगर शिकंजे की सतह से अगर हम पकड़ेंगे तो क्या होता है, हिलने डुलने का चांस होता है जो वो कम हो जाता है। इसलिए इसको हम रख लेते हैं, इस तरीके से कस लेते हैं प्लेट में शिकंजे को। शिकंजे का काम ही ये होता है उस प्लेट को कसना। तो यहाँ से जब इसको प्लेट को उठाते हैं तो इस पे कस लेते हैं। उसके पश्चात में जैसे ग्राउंड का ये गोला लगा हुआ है तो इस गोले को हम नीचे की तरफ कर लेंगे, मतलब ग्राउंड जो नीचे ग्राउंड वाला पार्ट था हम नीचे कर लेंगे, और एक ग्राउंड पहले से हार्ड हो चुका है सूख करके। उसके पश्चात नीचे मोमबत्तियों की जो धुआं हमने बताया है कि मोमबत्तियों को जला करके उस ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड में मोम प्लस डामर की मात्रा रहती है, और उसको जब उल्टा करके आप मोमबत्तियों के धुआं से काला कर लेंगे। तो आपने जब उसको काला कर लिया तो इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इतना प्रोसेस आपका हो गया, तो जैसे आपकी ये प्लेट थी, ठीक है, इसको चाहे आप ना रखें तो आगे यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि शिकंजे का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है और आपका मोम प्लस डामर का जो गोला आपने रगड़ा था उसका काम भी खत्म हो गया। यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपने प्लेट को गर्म किया, उसके ऊपर आपने ग्राउंड का बना गोला रगड़ा जो मोम प्लस डामर का बना हुआ था। उसके पश्चात में उसी ग्राउंड की प्लेट जो आपकी रही है उसको उल्टा करके आपने मोमबत्ती के धुएं से काला कर लिया। तो आगे देखिएगा उसका क्या काम होगा, ठीक है। तो जैसे आपकी जो प्लेट थी, अब प्लेट जैसे आपकी कैसी हो गई, प्लेट पे पहले से आपका ग्राउंड लगा हुआ था, ग्राउंड के बाद में प्लेट आपकी काली हो गई। तो जैसे पूरी प्लेट की सतह जो थी आपकी ग्राउंड से लग करके उसके बाद धुएं से लग करके वो काली हो गई, ठीक है। पूरी ये प्लेट काली हुई, जैसे कैसे भी हम बता दें वहाँ पे ये पूरी प्लेट काली हो चुकी है आपकी। अब आपको क्या करना है कि आपने ट्रेसिंग पेपर लिया और ट्रेसिंग पेपर पर कोई आकृति को स्केच कर लिया। ये इस आकृति को हमने स्केच कर लिया, इसको उठा करके हमने उल्टा रखा तो यहाँ पे आकृति कैसी हो जाएगी, इस तरीके से। अब इसको हमने ऊपर से रगड़ा, ठीक है। रगड़ने के पश्चात जब इसको हटाएंगे तो वहाँ पे जो कार्बन होता है, क्योंकि उस पर हमने रगड़ा था तो वो कार्बन उसी में छूट गया था। तो उसके बाद में एक नुकीली कलम, यानी कि जैसे कोई भी नुकीली कलम हो सकती है आपकी सुई की तरीके से, उसको आप इसके ऊपर रगड़ेंगे। तो ये ग्राउंड क्या करेंगे, जब इसको आप रगड़ेंगे इसके ऊपर तो ये ग्राउंड का जो पार्ट होता है वो हट करके नीचे चिन्ह बन जाएंगे, निशान बन जाएंगे। उसके पश्चात ये पूरा ग्राउंड साफ कर देते हैं तो इसमें कुछ निशान बने रह जाते हैं, जैसे स्केच की तरीके से कुछ निशान बने रह जाते हैं। ये मान लिया कि ये निशान ऐसे बने हुए हैं, फिर उसमें आप तछड़ी या ब्यूरिन की सहायता से या किसी अन्य नुकीले औजार की सहायता से इसको हाथ से दबा करके ताकत लगा करके उत्कीर्ण कर सकते हैं। पूरा ये उत्कीर्ण कर देते हैं। जब ये उत्कीर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पे हम चित्र अगर बताते हैं, चित्र भी पूरा बन सकता है, आप चित्र बनाए तो चित्र पूरा उत्कीर्ण कर सकते हैं इसमें, या कुछ भी चीजें जहाँ पे उत्कीर्ण कर सकते हैं, अन्य चीजें जो भी आपकी हों, ठीक है। तो ये जैसे हमने बताया ये चित्र भी हो सकता है, लेकिन अक्षर की सहायता से उल्टा और सीधा जो होता है, मतलब चित्र कैसा बनता है तो यहाँ पे उत्कीर्ण जो होगा उल्टा ही होगा, जब ये छपेगा तब सीधा होगा। तो जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, ये उत्कीर्ण कर लिया आपने औजार की सहायता से। और एक ये भी चीज होती है, जब आप उत्कीर्ण करते हैं तो जब धारदार औजार से जब आप किसी चीज को उत्कीर्ण करते हैं, जैसे ये प्लेट हमारी थी, इसको हमने जब धारदार औजार से यहाँ पे उत्कीर्ण किया तो क्या होगा, जब ये दबाव पड़ेगा यहाँ पे तो एक पार्ट उठ जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो जरूर लेकिन एक पार्ट उठ जाएगा। तो इसको कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं कांटा या बर्र, बर्र बोलते हैं या कांटा बोलते हैं। तो ये हमेशा किस पे अपना प्रभाव दिखाता है, तो धातु पर जब हम धारदार औजार से उसको डायरेक्ट काटते हैं तो वहां पे कांटा या बर्र निकलता है, मतलब जो आपका उठी हुई धातु उठ जाती है वही रहता है। बल्कि ये जो अगर आप अम्ल की सहायता से काटते तो आपका बिल्कुल ऐसे ही कट जाता अंदर की तरफ, ये आपका कांटा या बर्र नहीं निकलता। तो ये सिर्फ जब आप धातु को डायरेक्ट किसी नुकीले औजार से जब खोदते हैं तो कांटा या बर्र निकलता है, और ये सिर्फ धातु पे अपना प्रभाव दिखाता है। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्लेट को उत्कीर्ण कर लिया, ग्राउंड लगने के पश्चात में आपने उस पे स्केच बन चुका था क्योंकि निशान लग चुके थे, आपने उस पे जो पेंसिल की शेडिंग थी या पेंसिल की जो लाइन साइन थी उसको आपने हटाया था, तो वहां पे लाइंस बन गई थी, उन्हीं को आपने गहरा कर लिया। गहरा करने के पश्चात क्या किया, जब लाइंस गहरी हो गई तो आपने सब अच्छी तरीके से साफ कर लिया, और रोलर से, वही रोलर आपका रहेगा जो आप पहले बात कर चुके हैं, ब्रेयर या रबर रोलर या चमड़े का रोलर, किसी भी चीज की बात करें तो इसी रोलर द्वारा आप इंक लगा करके इसके ऊपर लगाएंगे। तो जब इंक लगाएंगे तो जैसे आपने इंक जब लगाई तो क्या होगा,
यहाँ पे जो चित्र था या तो आप लाइन कटी हुई है आपकी, तो यहाँ पे इंक भर जाएगी, ये इंक आपको भर जानी है, यहाँ पे भर जाएगी। और बाकी की ऊपर की इंक जो लगी हुई है वो हम साफ कर देते हैं, सिर्फ अंदर की इंक रहनी चाहिए। फिर आप जब इसको पेपर पे रखेंगे या पेपर इस पे रखेंगे तो प्रेस मशीन द्वारा इस पे जब छापा लेंगे तो पेपर हल्का नम होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है अंदर की स्याही को अवशोषित नहीं कर सकता अपनी तरफ, तो इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो ये चित्र जब इस पे पेपर पे छपेगा तब ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आपका जो प्लेट इंग्रेविंग है। तो प्लेट जैसे कोई भी हो सकती है, प्लेट की जो साइज बताई गई थी 16 गेज या 18 गेज, उसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और, कि सबसे पहले आपने क्या किया। सबसे पहले तो आपने प्लेट ली, प्लेट के बाद आपने क्या किया, तो आपने उसको प्लेट को गर्म किया, प्लेट को गर्म किया। और प्लेट को गर्म करने के पश्चात में आपने क्या किया, उस पर ग्राउंड रगड़ा। ग्राउंड जब रगड़ा आपने उस पर तो ग्राउंड लग गया, उसके बाद ग्राउंड को मोमबत्तियों से काला कर लिया, ग्राउंड को मोमबत्ती के धुएं से काला किया, मोमबत्ती के धुएं से काला कर लिया आपने। जब मोमबत्तियों के धुएं से आपने प्लेट को काला कर लिया है, ग्राउंड को काला कर लिया, तब आप क्या करेंगे, तो आपने जो अपना स्केच था, जो आपने ट्रेसिंग पेपर से स्केच को प्लेट पर उतारा, ट्रेसिंग पेपर से या ट्रेसिंग पेपर की सहायता से स्केच को प्लेट पर उतारा, प्लेट पर उतारा। आपने ट्रेसिंग पेपर की सहायता से स्केच को प्लेट पर उतार लिया है। और प्लेट पर उतारने के पश्चात आप क्या करेंगे, उस पे आप नुकीले औजार से रेखांकन करेंगे, उन्हीं लाइंस के ऊपर रेखांकन करना। जब रेखांकन आप कर लेंगे तो पूरा तरीके से, जैसे कोई प्लेट थी, आपने सबसे पहले उस पर ग्राउंड लगाया, ग्राउंड के बाद में आपने मोमबत्तियों के उस पर ग्राउंड लगा करके मोमबत्तियों के धुआं से उसको काला किया। उसके बाद आपने स्केच पेपर जो आपका था या ट्रेस पेपर जो था उसको उल्टा रख करके आपने उस पर रगड़ा, तो क्या होगा, लाइंस निकल आएंगे, पेपर आप हटा लेंगे। उसके बाद जो लाइंस थी उसको आप नुकीले औजार से आप उस पे लाइंस पे चलाएंगे तो उस पे इंसान बन जाएंगे। फिर उसको गहरा कर लेते हैं। जब आपने उसको गहरा कर लिया तब उसके आप क्या करेंगे, तब आप इंक लगाएंगे। तो इंक लगाएंगे तो इंक क्या होगा, इंक इन्हीं लाइंस में भरे। ये लाइन जो आपको बी दिख रहा है ये कटी हुई लाइन है, बाकी आपका समतल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इन्हीं में आपकी इंक भर जाएगी। और इन्हीं इंक में जब भरने के बाद में जब हम बाद में क्या करेंगे, तो इसको हम ऊपर से साफ कर लेंगे। लाइंस में सिर्फ इंक रहनी चाहिए, पेपर में इसी को बाद में प्रिंट कर लेते हैं। तो ये लास्ट में प्रिंटिंग, यही जो है ये आपका रेखा उत्कीर्ण का है या हम प्लेट इंग्रेविंग का है। प्लेट इंग्रेविंग में ताम्र प्लेट इंग्रेविंग हो सकता है, जिसमें तांबे की प्लेट होगी, अन्य भी हो सकती हैं। तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा ये रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये। इसके पश्चात ये तो आपका प्लेट इंग्रेविंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो रेखा उत्कीर्ण का अंतर्गत था, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसको औजार की सहायता से खोदा था। अगर अम्ल की सहायता से काटते तभी अम्लांकन के अंतर्गत आता। तो ये प्रोसेस जो है ये उत्कीर्ण के अंतर्गत है। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपका ड्राई पॉइंट आएगा। तो देखिएगा इसके पश्चात आपका ड्राई पॉइंट के अंतर्गत क्या आता है, वहां पे ग्राउंड का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ प्लेट इंग्रेविंग के अंतर्गत ग्राउंड का प्रयोग हुआ है। ड्राई पॉइंट में ग्राउंड का प्रयोग नहीं होगा। तो आगे देखिएगा कैसे होगा। तो ड्राई पॉइंट के अंतर्गत देखिएगा क्या चीज़ है, कैसे इसका प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले तो समय आपको ध्यान रखना है। तो समय इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ड्राई पॉइंट का समय क्या है, तो 1480 ईस्वी। तो सबसे पहले क्योंकि रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत ये प्रोसेस आता है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे अम्ल का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं होगा। जो चीज़ें या जो लाइनें कटेंगी वो डायरेक्ट किसी नुकीले औजार की सहायता से आपको यहाँ पे काटनी। तो उससे पहले ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या आवश्यक होगा। तो सबसे पहले आपकी प्लेट तो हर जगह आवश्यक होगी, और प्लेट कितनी मोटी होनी चाहिए, तो जो आपको पहले बताई गई थी अभी प्लेट इंग्रेविंग के अंतर्गत कि 16 या 18 गेज मोटी प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, वो होनी चाहिए। और धातु की प्लेट होनी चाहिए। तो धातु की प्लेट में चाहे वो तांबे की प्लेट हो, धातु की प्लेट होनी चाहिए। तो प्लेट चाहे तांबे की हो, चाहे जिंक की हो, चाहे आपकी टिन की हो, किसी भी चीज़ की हो, लेकिन सबसे जो उपयुक्त रहती है वो आपकी तांबे की प्लेट ही रहती है, कॉपर की प्लेट रहती है, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या करना है आपको, तो जो आपका ड्राई पॉइंट है इसमें सबसे पहले ड्राई पॉइंट का मतलब या सब चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे प्लेट है आपकी, तो प्लेट इतनी मोटी आपकी प्लेट है। अब इसमें आप कैसे कार्य करेंगे कि ड्राई पॉइंट विधा आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग प्रोसेस ही थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेखाएं छपती हैं लास्ट में वो बिल्कुल परछाई के समान छपती हैं। तो कैसे छपती हैं, तो जैसे हमारी ये प्लेट थी, अब सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरीके से साफ कर लिया, ऊपर की सतह को चमकदार कर लिया, यानी कि साफ कर लिया, यानी कि कोई भी ऐसा निशान नहीं रह जाना चाहिए कि जो बाद में इंक लगने से छपे तो वो आपका पेपर पे गलत इफेक्ट आए। इसलिए सबसे पहले हमने इसको साफ कर लिया। उसके बाद हमें जो चित्र बनाना था,
जैसे हमने कोई भी एक चित्र बनाना है वो हमने ट्रेस पेपर पे स्केच किया, या ट्रेस पेपर पर नहीं भी स्केच करें तो यहाँ पे पेंसिल की सहायता से हम डायरेक्ट स्केच कर सकते हैं। तो माना कि हमने एक ये चित्र हमने स्केच कर लिया, ठीक है, एक ये चित्र हमने स्केच कर लिया, हमारा कोई भी चित्र रहा है यहाँ पे, वो कोई भी चित्र हम यहाँ पे स्केच कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। ये चित्र हमने यहाँ पे स्केच कर लिया। अब स्केच करने के पश्चात हमने क्या किया, एक नुकीला औजार, एक नुकीले धातु की कलम होती है जिसको बोलते हैं स्क्राइबर, स्क्राइबर बोला जाता है, स्क्राइबर, इसी को बोलते हैं ब्रैकेट में धातु की लेखनी, धातु की लेखनी, या और भी नाम इसके आ सकते हैं, डायमंड नीडल, डायमंड नीडल, ठीक। ये जो सारे टूल से जो नाम आते हैं ये स्पेशली ड्राई पॉइंट के ही टूल्स का नाम आता है। ये धातु की कलम जो है या स्क्राइबर जो नाम आता है ये स्पेशली जो है ये आपकी ड्राई पॉइंट का ही टूल्स है। तो ध्यान जरूर रखिएगा, एक नुकीली पतली कलम होती है जो रेखांकन यानी कि उत्कीर्ण करने के काम आती है। तो अब क्या करना, अब हमने स्केच तैयार कर लिया है, इतना स्केच तैयार कर लिया, चाहे हम इसको वहाँ पे ट्रेस पेपर से ट्रेस कर ले, चाहे हम डायरेक्ट स्केच कर लें। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, तो ऐसा हमें काम करना है जो ड्राई पॉइंट के अंतर्गत होता हो। तो हमने क्या किया, इस नुकीली कलम से हमने यहाँ पे इसको रेखांकित करना यानी कि खोदना शुरू किया। तो जैसे आप यहाँ पे कोई अगर हम कोई और सीट होती या जमीन पे हमें करना होता तो हम इस नुकीली कलम से डायरेक्ट खींच देते ऐसे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे धातु की प्लेट तो ऐसे तो आसानी से तो हम खींच नहीं देंगे। तो कैसे खींचेंगे कि इस तरीके से हमारी लाइन चलेंगी, ऐसे थोड़ा 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 इस तरीके से खोदते चलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम जब खोद रहे हैं इसको, अब धातु की प्लेट में क्योंकि मिट्टी तो है नहीं जो दब जाएगी नीचे, अब अगर ये दबेगा तो कुछ तो उसका पार्ट ऊपर इधर उधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारी प्लेट थी और यहाँ पे हमने स्केच करना शुरू किया, इस तरीके से इसको खोदना शुरू किया, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से आपके पार्ट कहीं कहीं पार्ट या हर जगह पार्ट जो होते हैं उठते चले जाते हैं। अंदर गहरा होगा लेकिन साइड में थोड़ा सा पार्ट कांटों की तरीके से उठेगा भी। तो इन कांटों को यानी कि जो पार्ट होता है, हमने अभी आपको बताया था कि जैसे कोई चीज आप यहाँ पे नुकीले औजार की सहायता से काटेंगे तो अगर ये नीचे अंदर जाएगा तो यहाँ पे पार्ट उठ भी जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पार्ट उठ भी जाएगा। तो इस उठे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं कांटा या बर्र, कांटा या बर्र, उससे पहले भी आपको बताया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब इसको यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेंगे, पूरी प्लेट पे इस तरीके से आप कट करेंगे, ठीक है, ये आपका कट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपकी जो कांटा होता है या बर्र होती है उठ जाती है, ठीक है। जब आप पूरी प्लेट को काट लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इतनी मेहनत से आप इसको खोद रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिक श्रम वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन में विकल्प में जो रेखा उत्कीर्ण की जो भी प्रक्रियाएं आपकी हैं वो आ सकती हैं, ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है। तो जब आपने इसको उत्कीर्ण कर लिया अच्छी तरीके से, तो आपका क्या हुआ, जैसे अब देखिएगा कि आपको किस हिसाब से करना, आपने जैसे ये अक्षर यहाँ पे उत्कीर्ण किया क्योंकि उसी के हिसाब से चलना है, क्योंकि आपको अपोजिट बनना है या सीधा बनना है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने इसको उत्कीर्ण कर लिया इस डायमंड नीडल की सहायता से। तो यहाँ पे जब इसको आपने उत्कीर्ण किया तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये पार्ट जैसे एक साइड से आपका पार्ट उठ गया या दोनों साइड से उठ गया तो इसको क्या कहते हैं, बर्र कह दिया आपने। फिर बर्र को अगर हमें साफ करना है, अब इसके पश्चात बर्र को अगर साफ करना है तो स्क्रैपर की सहायता से छीलकर हम इसे साफ कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करना है, आपकी प्लेट तैयार हो चुकी है खुद करके, बिल्कुल हमने इसकी खुदाई कर ली है, उसके बाद ये तैयार हो चुकी, तब क्या करेंगे, उसी रोलर की सहायता से आप इस पे इंक लगाएंगे। जो रोलर आपका पहले था वही रोलर की सहायता से आप इस पे इंक लगाएंगे। तो आपने जब इंक लगाई तो क्या हुआ, इंक अंदर भर गई, और इंक भरने के साथ में जो आपकी बर्र थी उस पर भी इंक लग गई। तो बाकी की इंक को हम साफ कर दिया, लेकिन जब इसका हम प्रिंट लेंगे, जब इस धातु प्लेट से हम जब प्रिंट लेंगे, क्योंकि इंक इसके अंतर्गत भरी हुई है, उसके पश्चात आपका जो बाहर की सतह थी वहां पे इंक हमने साफ कर दी अच्छी तरीके से। अब जैसे हमें यहाँ पे इस कागज पे हमने प्रिंट लिया, तो जब हम प्रिंट लेंगे तो क्या होगा, ये अक्षर सीधा हो जाएगा, उसके साथ में ये कागज हमारा था उस पर हमने छाप ले ली, तो इसके साथ में आपकी इस तरीके से कुछ लाइन जो होती है वो परछाई की तरह लगेगी, क्योंकि बर्र में जो इंक लगी हुई थी वो हमारी छप गई। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि जो चित्र तो छपा ही है आपका, साथ में उसकी लाइंस की जो परछाई होती है वो छप गई। ये इसकी जो विशिष्टता रहती है, ये अलग ही विशेषता उसकी आती है, तो काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो बस ड्राई पॉइंट के अंतर्गत इतना ही महत्वपूर्ण रहता है कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने चित्र स्केच किया, चित्र स्केच करने के बाद में आपने डायमंड नीडल से उसको
खोद लिया, वहाँ पे इनग्रेविंग कर ली, तो वहाँ पे कांटा या बर निकला तो अधिक श्रम आपका लगा। उसके बाद में आपने अगर वहाँ से अगर आपको बर हटानी तो आपको छील कर हटा सकते हैं, अगर नहीं हटानी है तो आप कोई बात नहीं हटा सकते हैं वहाँ पे। फिर आप रोलर की सहायता से इंक लगाएंगे और इंक लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वहाँ पे पेपर पे छापा ले लेना है। जो पेपर पे छापा लेते हैं तो उस समय कागज कैसा होना चाहिए, तो कागज जो होता है नम होना चाहिए, कागज नम होना चाहिए, तभी आपका प्रिंट वहां पे आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि अगर कागज नम नहीं है तो यहाँ पे इतनी ज्यादा इंक नहीं लगी है जो उस पर बह कर जाएगी, लेकिन अगर वहां पे इंक लगी हुई है और पानी में आपका हल्का कागज नम है तो इंक को खींच लेगा अपनी तरफ। और ये वो इंक भी नहीं है जो आपका लिथोग्राफी में यूज होती है जो विकर्षित करती है, ये आकर्षित करेगी, वो पानी वाली इंक ही आती है इसमें, ठीक है। तो वहां पे सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इसका क्रम क्या बनेगा, तो क्रम भी ध्यान रखिएगा कि जैसे क्रम तो हर जगह आ जाता है अब इस समय पेपर में, तो इसका ड्राई पॉइंट का क्रम क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने प्लेट पे क्या किया था, तो स्केचिंग की थी, प्लेट पे आपने स्केचिंग की, स्केचिंग के बाद में आपने क्या किया, इनग्रेविंग की, और इनग्रेविंग के बाद में आपने क्या किया, तो इंकिंग की, यानी कि इंक लगाया, और इंकिंग के बाद में आपने प्रिंटिंग की। तो इसका पहले आप प्रोसेस कर चुके हैं, जैसे आपने रिलीफ में किया था वुडकट लिनोकट में, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे अन्य कोई प्रोसेस है नहीं। आपने सबसे पहले स्केच किया प्लेट पे, प्लेट के स्केच करने के बाद आपने स्क्राइबर की सहायता से, तो कभी कभी क्या होता है इंग्रेविंग की जगह पे स्क्राइबर दे देंगे, ठीक है, स्क्राइबर दे देंगे तो इसका मतलब स्क्राइबर का मतलब ही इंग्रेविंग रहता है। इंकिंग की जगह पर आपका ब्रेयर या रबर रोलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग रहेगा ही। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी आपको ध्यान रखना है कि ड्राई पॉइंट के अंतर्गत हम कैसे कर सकते हैं या क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये दो प्रोसेस जो आपके थे ये आपके प्लेट रेखा उत्कीर्ण के अंतर्गत थे, ठीक है। तो आपके दोनों प्रोसेस आपके हो चुके। इसके बाद एक आपका तीसरा प्रोसेस एक आएगा आपका, तो मेजो टिंट, और मेजो टिंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका जो प्रक्रिया है वो भी अधिक श्रम वाली है। तो आपकी रेखा उत्कीर्ण हो, चाहे आपकी ड्राई पॉइंट हो, और चाहे आपका जो मेजो टिंट हो, तीनों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेजो टिंट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का सभी लोग वेट करिएगा, ठीक है। और ये सारे जो प्रोसेस हैं सीरियल वाइज आप पढ़ते चलिए, क्योंकि एक वीडियो में सारे में दे नहीं सकते, क्योंकि इतना समय वीडियो रिकॉर्डिंग का भी नहीं रहता है। तो सारे प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट किसी को होता है तो हमें कमेंट करें, उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बाई चांस कभी बोलने में अगर गलती हो जाए तो उसको भी माफ़ करिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हर टाइम क्या होता है कि हमें माइंड में तो रहती हैं हमारे, लेकिन हम उसको सही व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी हमें भी ध्यान नहीं रहता कि क्या चीज़ें हम बोल गए वहाँ पे। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम बेस्ट से बेस्ट दें, ठीक है। तो क्योंकि अभी टीजीटी की वैकेंसी भी आ चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा मटेरियल, जो भी है वहाँ पे महत्वपूर्ण जो भी रहेगा आपको दिया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट से बेस्ट दें, ठीक है। और आप लोग भी उसकी तैयारी में लग जाइए अच्छे से, क्योंकि 5 तक आपका नेट का पेपर है, 5 को, और 5 के बाद में आपको टीजीटी के लिए भी वीडियोज मिलने लगेंगी इंपॉर्टेंट जो भी हैं। और अगर हमारा, क्योंकि हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो कानपुर में स्टार्ट होने वाला है, कानपुर में दी गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका परेड चौराहे पे 20 तारीख से 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि इस बार आप लोगों को तो पता ही ऑफलाइन में पेंडेमिक काफ़ी है, ज़्यादा बच्चे अलाउ नहीं है, तो कम से कम बच्चे अलाउ हैं वहाँ पे, तो लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें या हमें सूचित कर दें, तो उस हिसाब से हम उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर वो यहाँ आ सकता है तो, अगर नहीं आ सकता है तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर ले। अगर वो भी नहीं ज्वाइन करना है तो आप हमसे यूट्यूब से जुड़े रहें, आपको जो भी मटेरियल्स है या जो भी चीज़ें हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा आपको दिया जाए, ठीक है। बाकी अन्य आपकी तैयारी है, इसके आगे का जो प्रोसेस है ग्राफिक में मेजो टिंट, आपको मेजो टिंट नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए उसका वेट करिएगा। और कोशिश करेंगे कि आपको प्रत्येक दिन ग्राफिक से संबंधित वीडियोस दिए जाएं, ताकि आपका पेपर तक कंप्लीट होता रहे, ठीक है। धन्यवाद। और आप सभी लोग तैयारी करिएगा अच्छे से। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।